dear all, my name is Manali Gupta and welcome back to our official YouTube channel Squiders। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द इवोल्यूशन ऑफ मनी। ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे डे टू डे लाइफ का। और मनी जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था को जोड़ के रखने का काम करता है ना। और मनी के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये सबको पता है। ठीक है, तो आखिर ये मनी का कॉन्सेप्ट जो है वो अर्थव्यवस्था में किस तरीके से आया, क्यों लाया गया, इसकी क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, तो इन सभी बातों के बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे। तो आज हम देखिए क्या क्या बात करने वाले हैं आज के सेशन में कि चेंजेस in the society structure in the context of evolution of money, the value of money, characteristics of money and different types of money। तो ये सभी टॉपिक्स आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट के लेक्चर में मैंने आप लोगों को फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बताया था और मैंने वहाँ पे बताया था कि करेंसी क्या होती है। तो करेंसी क्या है? करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है ना, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। किस लिए? ऑन द बिहाफ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर हम कोई गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करना चाहते हैं तो उसके बिहाफ में हम जो अदा करते हैं, सामने वाले को देते हैं, वो किस रूप में देते हैं? मनी के रूप में देते हैं। तो मनी क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो मनी का बहुत सारा रूप जो है ना आपको देखने को मिला होगा, जैसे कि पाई, दमड़ी, ढेला, कौड़ी, आना, ये सारे बहुत सारे टर्म्स थे जो प्राचीन काल से इस्तेमाल होते आ रहे थे। और वक्त के साथ लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से मुद्रा को डिनोट करने का अलग अलग पैमाना बनाया और वो समय के साथ बदलता चला गया। ठीक है ना। अभी क्या है हमारे चलन में? अभी रुपया है, नोट, करेंसी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब अभी चलन में आ गया है ना। तो हम स्टार्टिंग से एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आखिर ये जो इवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ, इसका मेन रीज़न क्या था, किस तरीके से मुद्रा का विकास हुआ, इस बारे में आज के इस सेशन में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले द चेंजेस इन द सोसाइटी स्ट्रक्चर। सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था इन द कंटेक्स्ट ऑफ मनी, वो कैसे चेंज हुआ। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ, देखिए प्राचीन काल में क्या होता था ना कि लोग नोमैडिक हुआ करते थे, यानी घुमक्कड़ हुआ करते थे। वो कभी भी एक ही स्थान पर निवास नहीं करते थे, है ना। वो एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, और वो अपनी आवश्यकताओं की, मतलब जो भी उनकी नीड्स होती थी, जो भी उनकी आवश्यकताएं होती थी, उनकी पूर्ति भी वो उसी आधार पर करते थे। आज यहाँ निवास कर रहे हैं, कल फिर कहीं और जा करके बस गए। और जो भी उनके बेसिक नीड्स क्या होती थी लोगों की? रोटी, कपड़ा और मकान। तो पहले तो कपड़े भी नहीं थे, सिर्फ रोटी हुआ करती थी, लोग अपना पेट भरते थे, फिर धीरे धीरे कपड़ा, फिर मकान। तो ये धीरे धीरे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो चेंज होता चला गया। तो पहले क्या थे? नोमैडिक थे, एक ही स्थान पे कभी निवास नहीं करते थे, वो विचरण किया करते थे, है ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? वो नॉन नोमैडिक बन गए। नॉन नोमैडिक बनने का मतलब वो एक ही स्थान पर निवास करने लगे। उन्होंने अपना परिवार बनाया, परिवार बसाया, फिर वो घर बना करके, कुटिया बना करके वो एक ही जगह पे रहने लगे। और जब वो एक ही जगह पे रहने लगे तो उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जैसे कि जितनी भी उनकी नीड्स है अपने जीवन को चलाने के लिए, वो सारी की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो उसी स्थान पर रह करके किया करते थे। तो उससे क्या हुआ ना, विलेजेस का फॉर्मेशन हुआ, है ना। लोग बसने लगे, विलेजेस का निर्माण होने लगा, गांव बसने लगे, कस्बे बसने लगे। तो इस तरीके से विलेजेस का कॉन्सेप्ट आया इकॉनमी में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जब विलेजेस का कॉन्सेप्ट आया तो लोग उस स्थान पर निवास कर रहे हैं, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अलावा जैसे कि पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में लोग पार्टिसिपेट करने लगे। और लोगों का ना वर्क का डिवीज़न हो गया इसी आधार पर। मतलब जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण था वो उसी कार्य को करने लगा, है ना। तो वर्क का डिवीज़न हुआ और स्पेशलाइजेशन भी हो गया, है ना। जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में निपुण था, कोई अगर खेती करने में निपुण है, गेहूं का उत्पादन अगर वो कर रहा है तो वो उसी काम में लगा हुआ है ना। कोई अगर
कपड़े का उत्पादन कर रहा है तो वो उसी काम में लगा हुआ है, कोई घर बनाने का काम कर रहा है तो वो उसी कार्य में लगा हुआ है। तो हर एक व्यक्ति का वर्क का डिवीज़न हुआ और फिर वर्क का स्पेशलाइजेशन भी हो गया, ठीक है। तो देखिए हर एक व्यक्ति का की जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो एक ही तो है नहीं, बहुत सारी आवश्यकताएं, नीड्स जो होती है ना लोगों की वो अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। तो उस अनलिमिटेड नीड्स को पूरा करने के लिए उन्हें कमोडिटीज़, वस्तु एवं सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब यहाँ पर देखिए लोगों का कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हुआ। अब कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो गेहूं का उत्पादन करता है, कोई व्यक्ति है वो कपड़े का उत्पादन करता है। इस व्यक्ति को भी कपड़ा चाहिए गेहूं के बदले में, इस व्यक्ति को चाहिए गेहूं का उत्पादन चाहिए कपड़े के बदले, गेहूं वो कंज्यूम करना चाहता है कपड़े के बदले में। तो देखिए लोगों की आवश्यकताएं हैं, वो काम एक ही फील्ड में कर रहा है लेकिन आवश्यकताएं तो बहुत सारी हैं। तो उन सब के बीच में ना इंटरकनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, यानी लोग ना गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन लोग कर रहे थे उसमें एक्सचेंज एक्टिविटीज अराइज हो गई है ना, एक दूसरे के प्रोडक्शन को एक्सचेंज करने की एक्टिविटी अराइज हो गई वहां पर। तो जब एक्सचेंज एक्टिविटी अराइज हुई तब जा करके ना बार्टर सिस्टम का कॉन्सेप्ट अर्थव्यवस्था में आया। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को लेना या एक्सचेंज करना। मतलब यहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? वस्तु है। कोई भी वस्तु, जिस भी वस्तुओं एवं सेवाओं का अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन हो रहा है उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं का एक्सचेंज करके अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना बार्टर सिस्टम कहलाता है। तो इस तरह से ये जो विलेजेस का फॉर्मेशन, जो स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ, विलेजेस के फॉर्मेशन से लेकर के जो बार्टर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट इकोनॉमी में आया, तो ये है सोसाइटी का स्ट्रक्चर इस तरीके से चेंज हुआ है ना, लोगों का कॉन्सेप्ट इस तरीके से चेंज हुआ। तो ये जब बार्टर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया, यहीं से मनी का कॉन्सेप्ट इकोनॉमी में आया, ठीक है ना। लोगों के दिमाग में आया कि हाँ एक मनी भी एक ऐसा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए जिसके आधार पर हम वस्तुओं का आदान प्रदान कर सके, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? देखिए इसके पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी मुद्रा होती है ना, कोई भी मुद्रा, तो उसका ना दो वैल्यूज़ होते हैं किसी भी मुद्रा का। मैंने यहाँ पे एक 10 रुपए का सिक्का दिखाया है आपको, बट अगर आप एक नोट भी ले लो, एक नोट ले लो, उसको भी आप देख सकते हो। तो हर एक नोट, करेंसी या फिर आप डेबिट कार्ड लो, क्रेडिट कार्ड लो, कुछ भी, इसके दो वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू और एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ मनी एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी। अब देखिए फेस वैल्यू क्या होता है? तो फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू मतलब उस मुद्रा के ऊपर जो अंक लिखा हुआ है, जो दिख रहा है हमें, वो उसका फेस वैल्यू होगा। जैसे कि ये 10 रुपए का सिक्का है, इस पे हमें क्या दिख रहा है? 10 रुपए लिखा हुआ है ना, तो इसका फेस वैल्यू कितना हुआ? 10 रुपीज, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब हुआ कि जिस मटेरियल से, जिस धातु से ये सिक्का, ये रुपया या कोई भी करेंसी बनाई गई है, उसका मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी कहलाता है। तो जिस भी मेटल से ये रुपीस बनाया गया है, उस मेटल का जो मूल्य होगा ना, वो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि सोने का सिक्का है, ठीक है। सोने का सिक्का आप परचेज करने गए, अभी सोनार के पास गए, वहाँ पर आपने एक सिक्का खरीदा सोने का, वो 1 ग्राम का सिक्का है, ठीक है। और उस 1 ग्राम के सिक्के के ऊपर मान लीजिए 1 रुपया लिखा हुआ है, तो उसका फेस वैल्यू कितना हुआ? 1 रुपया। लेकिन उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा? जब आप उसे बेचने जाओगे तो वो किस मेटल से बना है? वो गोल्ड से बना हुआ है। तो उस गोल्ड का जो वैल्यू होगा, उसको पिघला करके जो बेचेगा, जो देगा उसका दाम उस गोल्ड का, वही उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है कि फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज फेस वैल्यू ऑफ मनी? इट रेफर्स टू द वैल्यू which is written on the unit of money, which is written on the unit of money। और intrinsic value क्या है? it refers to the value of metal contained in the unit of money, contained in the unit of money। इस जिस चीज से ये बनाया है,
उसको हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर मान लीजिए ये जो हमारा नोट और करेंसी जो चल रहा है अभी, नोट मान लीजिए 100 रुपये का नोट है, कोई भी नोट, पेपर मनी की बात मैं कर रही हूँ, उसका फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, फेस वैल्यू मान लीजिए 100 रुपीज़ है तो उसका फेस वैल्यू 100 रुपीज़ हुआ, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, पूछे जाते हैं कि अगर पेपर करेंसी है या फिर इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ना उसका 0 होगा, 0। अब आप सोच रहे होंगे कि 0 कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको बनाने में गवर्नमेंट का कुछ तो पैसा खर्च हुआ ही होगा, है ना। लेकिन फिर भी वो उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना वो 0 है। क्यों? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डीमोनेटाइजेशन। आपको याद होगा 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीमोनेटाइजेशन किया था, जिसमें 500 एंड 1000 रुपीज़ के नोट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, ठीक है, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। कहा गया था कि अब ये एक लीगल टेंडर मनी नहीं होगा। अब ये लीगल टेंडर मनी क्या है वो मैं बताती हूँ, पहले ये समझिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में समझिए। तो जैसे ही नोटबंदी हुई, जितना भी इलीगल मनी था, जितने भी लोगों के पास, देखे होंगे आप, सुने होंगे कि बहुत सारे 500 और 1000 के नोट जो हैं वो लोगों ने रोड पे जला दिया, नदी में फेंक दिया, नाले में फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? 1000 रुपये और 500 रुपये के नोट, उसका फेस वैल्यू तो था, लेकिन जैसे ही वो लीगल टेंडर से आउट हो गया, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ था ही नहीं। वो रद्दी कागज के बराबर हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं था, उसको रद्दी में भी नहीं कोई बेच पाया, है ना। 0, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? 0, 0 के बराबर होता है। जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मान लीजिए आपका 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है, तो वो उसका फेस वैल्यू हुआ, लेकिन वो जिस प्लास्टिक से बना है, ऐसे अगर वो मान लीजिए एक्सपायर्ड हो गया वो कार्ड, तब उसका क्या इंट्रिंसिक वैल्यू होगा? जिस चीज़ से वो बना, अगर उसको बेचने जाओगे तो कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, मतलब उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, ठीक है। अब लीगल टेंडर मनी समझिए। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब मैं पढ़ा रही थी, कि हर कंट्री का अपना अपना एक करेंसी होता है, और हर कंट्री की अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, हर कंट्री का, है ना। और सेंट्रल बैंक जो है वो नोट को छापने का काम करती है। तो आप नोट को, कोई भी नोट आप उठा लो, अभी भी अगर आपके पास है तो आप कोई भी नोट निकाल के देख सकते हैं, हर एक नोट में लिखा हुआ रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का साइन रहता है, और उसमें लिखा रहता है कि मैं धारक को, अगर 100 रुपए है तो मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वादा करता हूँ। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट 1934 में ये लिखा गया है कि जो नोट, जो रुपया, जो पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड कर रही है आपके ट्रांजैक्शन के लिए, आप डे टू डे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो प्रोवाइड कर रही है, वो ये लीगली आपको आपसे वादा करती है कि आपको जो अमाउंट इसमें लिखा हुआ है वो लायबल है उसके लिए। ये आप जहाँ भी लेकर के जाओगे इस नोट को, एवरीवेयर एक्सेप्टेबल होगा, जहाँ भी लेकर के जाओगे। अगर मान लीजिए आप इंडिया में, आप यहाँ पर हैं, अगर कोई 100 रुपया है, तो बिहार में भी 100 रुपये का उतना ही वैल्यू है, और अगर आप महाराष्ट्र चले गए तो वहाँ पे भी वो 100 रुपये का उतना ही वैल्यू है, वहाँ पे भी लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस 100 रुपये को। और अगर मान लीजिए आप देश से बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर भी आप अपनी करेंसी को लेकर के जाओगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे आप एक्सचेंज करोगे, है ना, तो वहाँ पे भी एक्सेप्ट वो करेगा। तो एवरीवेयर एक्सेप्टेबल हो, उसको वैसी करेंसी लीगल टेंडर मनी कही जाती है, ठीक है ना। और मनी का 2 वैल्यूज होता है, एक को बोलते हैं फेस वैल्यू, एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। और मेटल्स, बाकी सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कि कोई भी मनी है ना, कोई भी मुद्रा है ना, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज अगर आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अगर ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स उस मनी में है, उस मुद्रा में है, तभी वो एक अच्छी मुद्रा कही जाती है ना। और जो ये मनी का इवोल्यूशन हुआ है ना, मुद्रा का जो रूप बदला है, फ्रॉम कमोडिटी मनी से क्रेडिट कार्ड तक का जो सफ़र मुद्रा ने तय किया है, तो इसका रीज़न भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही है कि
बहुत सारे फॉर्म्स में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं पाए जा रहे थे, जिसकी वजह से उसका रूप जो है लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बदला। ठीक है ना, पहले कमोडिटी मनी था, अब क्रेडिट कार्ड, वर्चुअल करेंसी, है ना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, गूगल पे, ये सारा कॉन्सेप्ट आ गया है। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ उसका मेन रीज़न यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब हम लोग बात करते हैं इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए कोई भी मनी, है ना। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो आपका कमोडिटी भी था, है ना, था ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स कमोडिटी मनी में। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, स्टोर वैल्यू होना चाहिए। स्टोर वैल्यू का मतलब हम उसको स्टोर करके रख सके, वो खराब ना हो, सड़े गले ना, है ना, काफी लंबे समय तक हम उसको स्टोर करके रख सके, ये गुण होना चाहिए मुद्रा में। तीसरा बोलता है कि उसका एक मेजर्ड वैल्यू होना चाहिए, मतलब उसका एक एग्जैक्ट मेजरमेंट होना चाहिए, है ना। देखिए, हमारे मतलब ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी वस्तु एवं सेवाओं का प्रोडक्शन होता है ना हमारे इंडिया में, तो उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज का एक लिस्ट बनता है, ठीक है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये टर्म आपने सुना होगा पेपर्स में, है ना। तो उस इंडेक्स में क्या किया जाता है ना, एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज का एक बास्केट होता है ना, उसमें पूरी के पूरी कमोडिटीज़ का अमाउंट तय किया जाता है। सरकार जो है हर एक कमोडिटी का अमाउंट तय कर देती कि ये अगर आलू है तो इतना होना चाहिए, प्याज है तो इतना होना चाहिए, अगर आप मोटरसाइकिल आप खरीद रहे हो, रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो, एक रेंज लिखा होता है, इस रेंज में इसका प्राइसेस होना चाहिए, है ना, उससे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो सकता। तो ये क्यों किया जाता है, ताकि एक एग्जैक्ट मेजरमेंट हो कि अगर आप आलू खरीदने जा रहे हो तो वो इसी रेंज में मिलेगा। ठीक है, वो डे टू डे मार्केट में आप देखते होगे कि फ्लक्चुएट होता है, कभी कभी आलू आपको 20 रुपये किलो भी मिल रहा है, कभी 100 रुपये भी किलो मिल रहा है, तो वो डिमांड एंड सप्लाई वर्क कर रहा है वहाँ पे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अभी एक बेसिक मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेजर्ड वैल्यू कहने का मतलब 10 रुपये के बराबर क्या, 100 रुपये के बराबर क्या, मतलब इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ उसका एक एग्जैक्ट मेजरमेंट होना चाहिए। तो रुपीज़ में है ये, ठीक है, मतलब अभी जो करेंसी चल रही है उसमें ये भी गुण है। फोर्थ है डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट कहने का मतलब कि किसी भी मुद्रा में, किसी भी करेंसी में ये गुण होना चाहिए कि हम फ्यूचर में अगर हम किसी का उधार चुकाना चाहते हैं, किसी को पे करना चाहते हैं, तो फ्यूचर में हम उसे पे कर सकें, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई ज़मीन का कागजात है, ठीक है, आपके पास ज़मीन का कागजात है, आपने किसी से उधार लिया था, ठीक है, उधार लिया आपने 10 लाख रुपए उधार लिया और आप सही समय पे नहीं उसको दे पा रहे, चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपने उस 10 लाख रुपए के बिहाफ में आपने अपना ज़मीन का कागज़ दे दिया कि भाई मैं नहीं दे सकता, आप मेरा ज़मीन का कागज़ रख लो, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट का गुण है इसमें, है ना, इस ज़मीन के कागज़, जो कागज़ थे उसमें ये गुण पाया गया, डेफर्ड पेमेंट का गुण तो था। लेकिन बाकी तीनों गुण है क्या उस पेपर में, क्या वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन सकता है? क्या हर कोई आपके ज़मीन के, आप आलू लेने जाओगे तो क्या कहोगे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा ज़मीन का कागज़ ले लो, मुझे आलू दे दो, नहीं हो सकता है ना। तो वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। स्टोर वैल्यू, ठीक है, स्टोर करके रख सकते हैं। मेजर्ड वैल्यू, ये भी गुण उसके अंदर नहीं है, क्योंकि हर ज़मीन का अलग अलग, यहाँ पे जो ज़मीन है, मतलब अगर आप बिहार की बात कर रहे हैं, अगर पटना की बात करें तो बिहार में ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, स्टेट है ना, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ज़मीन का अलग अलग रेट चल रहा है, तो ये भी एक एग्जैक्ट मेजरमेंट उसका है। तो हर किसी को आप मुद्रा के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना। तो कहने का मतलब है कि कोई भी अगर मुद्रा चलन में है, प्रचलन में है, तो ये सारे गुण उसमें होने ही चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होने ही चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, जो भी सर्कमस्टांसेस अराइज हुए, जो टाइम चला आ रहा था प्राचीन काल से लेकर अभी तक का, जिस तरह के प्लेसेस थे, उसके अकॉर्डिंग जो मनी का इवोल्यूशन हुआ है ना, वो 3 स्टेजेस में हुआ है, ठीक है ना। 3 स्टेज में जाकर के ये मनी के इवोल्यूशन को आप देख सकते हो, ठीक है। कौन कौन सा स्टेज है? एक है फ्यूडल सोसाइटी, एक है आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और एक है आपका थर्ड वन इज मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है ना। फ्यूडल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड मॉडर्न सोसाइटी। तो अगर हम फ्यूडल सोसाइटी की बात करें ना, तो देखिए, कमोडिटी मनी
एंड मेटालिक मनी, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कमोडिटी मनी एंड मेटालिक मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्यूडल सोसाइटी के काल में आया था, ठीक है ना, कि पीरियड्स में ये कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई ना धीरे धीरे, देखिए इसके बीच में भी बहुत सारे चीज़ें घटित हुई हैं, मैं अभी बताऊंगी कि कैसे कैसे और भी क्या क्या हुआ इस बीच में। तो उसके बाद देखिए इंडस्ट्रियल सोसाइटी में किस तरह के मनी के रूप को देखने को मिला है हमें, पेपर करेंसी, क्रेडिट मनी, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न सोसाइटी जो कि अभी चल रहा है, मॉडर्न सोसाइटी में क्या आपको देखने को मिला, मॉडर्न सोसाइटी में आपको मिला है प्लास्टिक मनी एंड वर्चुअल मनी और डिजिटल मनी। तो अभी प्रचलन में देखिए ये चारों है ना, ये चारों प्रचलन में है अभी, ठीक है। ये दोनों तो अब उतना नहीं है, कहीं कहीं पे होगा अभी, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ लोग अभी भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये चारों भी प्रचलन में है। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द टाइम, प्लेसेस एंड सर्कमस्टांसेस जो है मनी का जो इवोल्यूशन हुआ ये 3 स्टेजेस में हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये आया कमोडिटी मनी। देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले अभी जैसे कि हम लोग सीक्वेंसली बात करेंगे एक एक मनी के बारे में, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या क्या फीचर्स थे। देखिए क्या हुआ ना कि जब कमोडिटी मनी का जब कॉन्सेप्ट आया, देखिए कमोडिटी मनी का जब कॉन्सेप्ट आया था तो बेसिकली कमोडिटी मनी किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इट रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट which is used as a medium of exchange and generally accepted as final payment during or after an exchange transactions, है ना, ठीक है। ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और ये फाइनल एक्सचेंज है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि गेहूं का उत्पादन कर रहा है और कोई व्यक्ति कपड़े का उत्पादन कर रहा है, तो कपड़े का जो उत्पादन कर रहा है उसे गेहूं की रिक्वायरमेंट है और जो गेहूं का उत्पादन कर रहा है उसे कपड़े की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों आपस में एक्सचेंज करके एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसको लिया जा रहा है, कमोडिटीज़ को लिया जा रहा है, सर्विसेज को लिया जा रहा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन यहाँ पर देखिएगा एक चीज़, यहाँ पर इसका एडवांटेज क्या था और डिसएडवांटेज क्या था ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये जो कमोडिटी मनी का कॉन्सेप्ट है ये अर्थव्यवस्था से क्यों गायब हुआ, क्यों लोगों ने इसका इवोल्यूशन कर दिया, इसे हटा दिया, है ना। तो इसका देखिए पहला एडवांटेज ये था कि इट हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू। देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने अभी आपको बताया था ना कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है कि जिस मटेरियल से वो बना है वो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ। इसका एक और डेफिनेशन होता है कि अगर कोई मुद्रा है और अगर उसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है मतलब उसका अल्टरनेटिव यूज़ भी अवेलेबल है इकॉनमी में। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गेहूं को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल कर रहा है तो ये उसका पहला इस्तेमाल हुआ कि एज अ मनी के रूप में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसको इस्तेमाल कर रहा है। इसका दूसरा क्या हुआ कि उसको हम कंज्यूम भी कर सकते हैं, गेहूं को खा भी सकते हैं, है ना, खा सकते हैं। तो ये उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ हुआ। तो इंट्रिंसिक वैल्यू वही बताता है कि उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ भी है। जैसे कि गोल्ड कॉइन मैंने बताया कि गोल्ड कॉइन अगर है तो कॉइन एज अ कॉइन आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब उसको पिघला के बेच दिए उससे गोल्ड से आप और भी चीज़ें कर सकते हैं ना, ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, तो उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ भी अवेलेबल है। और जब उसको आप बेचोगे तो उससे कुछ पैसे मिलेंगे, है ना। तो ये हुआ तो ये कमोडिटी मनी का ना ये बहुत बड़ा एडवांटेज था कि इट हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या था, देखिए डिसएडवांटेज क्या था कि मैंने अभी आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे ना एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये जो मनी थी ना मतलब कमोडिटी मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो था, बहुत अच्छी बात है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। लेकिन दूसरा मैंने क्या बताया था, स्टोर वैल्यू होना चाहिए, मतलब हम उसको स्टोर करके रख सकें। तो ये गुण जो है ना वो कमोडिटी मनी में नहीं था। मतलब सभी के सभी कमोडिटीज़ को, क्योंकि सभी के सभी कमोडिटीज़ को आप स्टोर करके नहीं रख सकते, पॉसिबल ही नहीं है। वैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति टमाटर का उत्पादन कर रहा है, ठीक है, और उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप वो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही टमाटर का उत्पादन होगा ना, हर, ठीक है। आज प्रोडक्शन हुआ, उसका उत्पादन हुआ, वो पक के तैयार हुआ, उसने उसको तो क्या वो साल भर वो रख के रूम में कमरे में रख के उसको स्टोर करके रख सकता है? कभी भी वो उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल कर सकता है?
नहीं कर सकता है। जब उसका सीजन रहेगा तभी वो इस्तेमाल कर पाएगा, और ज़्यादा दिन तक वो टिकेगा, 4 से 5 दिन में सड़कें खराब हो जाते हैं, है ना। तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो वो कभी इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तीसरा गुण मैंने क्या बताया था कि एक एग्जैक्ट मेजरमेंट होना चाहिए। तो ये गुण भी कमोडिटी मनी में नहीं था। कमोडिटी मनी का कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट था ही नहीं। क्यों? अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बकरी बेचता है ना, और कोई व्यक्ति गाय बेचता है, किसी व्यक्ति, और इस व्यक्ति को मान लीजिए चाहिए गाय और इस व्यक्ति को चाहिए बकरी, तो कितना बकरी के बदले में कितना गाय। और ये बकरी और गाय का छोड़िए, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति घोड़ा ही बेच रहा है ना, और कोई व्यक्ति गेहूं बेच रहा है, तो अगर मान लीजिए 1 क्विंटल कहेगा कि ठीक है हम 1 क्विंटल तुमको गेहूं देते हैं, हमको आधा घोड़ा दो काट के, तो क्या उस पॉसिबल नहीं, डिविजिबल ही नहीं था ना। वो एग्जैक्ट मेजरमेंट ही अवेलेबल नहीं था। लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से डिसाइड कर लेते थे कि हम इतना देंगे तुमको, तुम हमको इतना दे दो। तो एक एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं था। सब लोग अपने अपने हिसाब से करते थे, सबका अलग अलग मेजरमेंट होता था, है ना। तो ये कमी थी कमोडिटी मनी में, ठीक है। और चौथा मैंने बताया था डेफर्ड पेमेंट, मतलब फ्यूचर में पेमेंट करना। फॉर एग्जाम्पल, ये गुण भी इसमें नहीं था डेफर्ड पेमेंट का। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने तरबूज उगाया है, ठीक है, तरबूज उगा दिया, और उसने एक व्यक्ति को एज अ उधार, उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मुझे उधार दे दो तरबूज, और जब नेक्स्ट सीजन में या बाद में फ्यूचर में जब मैं भी जब इसकी खेती करूंगा तो मैं तुम्हें सूद समेत वापस कर दूंगा, ठीक है। उसने कहा कि ठीक है तुम ले लो और तुम मुझे वापस कर देना। नेक्स्ट सीजन में उसने तरबूज उगाए, और जब वो उसको देने गया तो क्या, भाई मैंने जो तुम्हें तरबूज दिया था वो तो काफ़ी बड़ा था, वो तो काफ़ी लजीज था खाने में, तुम्हारा तो मतलब बहुत सारे नुकसान, तो पॉसिबल ही नहीं है डेफर्ड पेमेंट कर पाना, है ना। फ्यूचर में एग्जैक्ट एक पेमेंट कर पाना, फ्यूचर पेमेंट कर पाना, बहुत दिनों तक स्टोर भी करके नहीं रख सकते हैं। किसी को उधार लिए हैं तो बाद में फ्यूचर में, तो ये सारी बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस थे, बहुत सारे डिमेरिट्स थे इस कमोडिटी मनी में, जिसकी वजह से ये अर्थव्यवस्था से आउट हुआ, ठीक है। एक और रीज़न था कमोडिटी मनी का अर्थव्यवस्था से आउट होने में। वो रीज़न ये था ना कि ये डुअल कोइंसिडेंस का अभाव था इसमें। डुअल कोइंसिडेंस कहने का मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट डिमांड इज नॉट अवेलेबल। डायमेट्रिकली अपोजिट डिमांड, इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि अगर 2 व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति गेहूं का उत्पादन कर रहा है, ये व्यक्ति कपड़े का उत्पादन कर रहा है, और ये अपना गेहूं तो बेचना चाहता है लेकिन इसको गेहूं के बदले में दाल चाहिए, और ये व्यक्ति अपना कपड़ा तो बेचना चाहता है लेकिन कपड़े के बदले में इसे गेहूं चाहिए, है ना। तो ये व्यक्ति इसके पास अगर जाएगा और बोलेगा कि हमको गेहूं दे दो, हम तुमको कपड़ा देंगे, तो ये व्यक्ति बोलेगा नहीं भाई हम गेहूं तो देंगे लेकिन हमको कपड़ा नहीं चाहिए, हमको तो दाल चाहिए। तो डुअल कोइंसिडेंस मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों की आवश्यकताएं एक दूसरे से पूरी हों। तो अब इसमें तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता है, जो व्यक्ति दाल का उत्पादन कर रहा है। तो बहुत टाइम टेकन होता था ये ढूंढना, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में ये ढूंढना कि कौन व्यक्ति, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है, कौन व्यक्ति उसका उत्पादन कर रहा है, जाके पहले ढूंढिए, जाकर के ढूंढ करके लाइए, फिर वहाँ से मतलब वो उससे एक्सचेंज किया, फिर उससे एक्सचेंज किया। तब तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे इसकी वजह से। तो ये भी एक रीज़न था कमोडिटी मनी का अर्थव्यवस्था से आउट होने में, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो आज के सेशन में मैं यहीं तक बता रही हूँ। नेक्स्ट के सेशन में हम लोग आगे बात करेंगे जो भी मनी मैंने अभी जो टाइप्स ऑफ मनी आपको बताया, जैसे कि अभी आज हमने इस पे बात करी है, ठीक है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट के सेशन में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।